हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। इसी के साथ हम कुछ लीगल करंट इवेंट्स को भी समझते हैं जो हमारी वेबसाइट पे इन केसेस के साथ ही दे रखे होते हैं। आप चाहें तो वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला केस है सतेंद्र कुमार अंकल वर्सेस सीबीआई। अब इस केस में क्या हुआ, स्टेट ऑफ हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन फाइल की जिसमें उन्होंने सीख किया कि 21 जनवरी 2025 में जो आपने एक ऑर्डर पास किया था उसको आप मॉडिफाई कर दीजिए। तो इट वाज अ मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन। अब इस ऑर्डर के हिसाब से सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक स्टैंडिंग ऑर्डर इशू किया गया था कि सेक्शन 35 में जो नोटिस दिया हुआ है उसको आप प्रिस्क्राइब्ड मैंडेट के साथ ही सर्व करेंगे, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब स्टेट ऑफ हरियाणा का कहना था कि ये जो ऑर्डर है ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है और हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है और कॉस्ट को सेव करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए, रिसोर्सेस को सेव करने के लिए, प्लस ये इंश्योर करने के लिए कि हाँ डिलीवरी हुई है, जरूरी है कि आप हमें ये चीज अलाउ करें कि हम उस नोटिस को भी इलेक्ट्रॉनिकली सर्व कर सकें। राइट, सो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ द केस। अब सेक्शन 35 क्या है? सेक्शन 35 बेसिकली सेक्शन 41 ए सीआरपीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है जो उन सिचुएशंस को कोडिफाई करता था जहां पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट विदाउट वारंट। राइट, तो यही वो प्रोविजन है, इसे याद रखना जरूरी है। ये तब भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है। तो इमीडिएटली कब कब पुलिस अरेस्ट कर सकती है वो सिचुएशंस दे रखे हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि भाई व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसका पनिशमेंट 7 साल से ऊपर है, डेथ सेंटेंस तक जा सकता है, या फिर कोई व्यक्ति प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, या फिर जिसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर गवर्नमेंट ऑर्डर ने या गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, या फिर किसी के पोजेशन से स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है और शक है कि उसी ने वो ऑफेंस भी किया होगा, ऑफेंस करके ही उसने वो प्रॉपर्टी एक्वायर की है, या फिर किसी व्यक्ति ने पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करने के दौरान इंटरफेयर किया है, या फिर लॉफुल कस्टडी से भागने की कोशिश की है, या फिर एक व्यक्ति पे रीजनेबल सस्पिशन है कि उसने आर्म्ड फोर्सेस को डिजर्ट किया। ठीक है, या फिर एक व्यक्ति जो है वो इंडिया के बाहर रहते हुए एक ऐसा ऑफेंस कर रहा है जिसे इंडिया में पनिश किया जा सकता है, या फिर एक रिलीज्ड कन्विक्ट ने सेक्शन 394 क्लॉज 5 में दी गई कंडीशंस को ब्रीच किया है, और when a requisition for arrest is received from another police officer. In situations में a police officer can immediately arrest a person without warrant, right? कंडीशनल अरेस्ट जहां पे 7 साल तक की सजा होती है वहां पे इमीडिएटली बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता अनलेस द कंडीशंस सेटिस्फाई, जो कि सेक्शन में ही दे रखे हैं। अब आते हैं वो नोटिस जो कि इम्प्यून्ड है, इस पूरे केस का सब्जेक्ट मैटर है। अब ये जो नोटिस है ये अरेस्ट का ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, सेक्शन कहता है कि अगर अरेस्ट की जरूरत नहीं महसूस हो रही है तो जो पुलिस ऑफिसर है वो उस व्यक्ति को एक नोटिस इशू कर सकता है और उसे उसके सामने आने के लिए कह सकता है। ही कैन आस्क दैट पर्सन टू अपीयर बिफोर द पुलिस ऑफिसर, ठीक है, और बिफोर हिम एक स्पेसिफाइड जगह के एक स्पेसिफाइड जगह पे। सो उस नोटिस में सब लिखा होता है कि भाई आप आके मुझसे मिलिए, ये आपके ऊपर चार्जेस हैं, इस जगह पे हम मिलेंगे, इस दिन हम मिलेंगे, इस टाइम पे हम मिलेंगे। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ समन बट इट इज नॉट अ समन, राइट। अब उस व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 35 ही एक कंप्लायंस ड्यूटी लगा देता है कि उस नोटिस को आपको कंप्लाई करना है। अगर आपको पुलिस ऑफिसर ने मिलने के लिए बुलाया है, instead of arresting you, you are under a legal mandate to meet with that police officer. जब तक आप उस कंडीशन को, नोटिस को कंप्लाई करते रहेंगे तब तक आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप नोटिस को कंप्लाई नहीं करते हैं तो आपको इमीडिएटली अरेस्ट किया जा सकता है। अब देखो, इसका नॉन कंप्लायंस कैन एक्चुअली कर्टेल लिबर्टी इफ यू थिंक अबाउट इट। तो ये एक नॉर्मल चीज नहीं है, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी नोटिस, इट इज नॉट अ समन। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 25 सीधा इन्वॉल्व हो जाता है, लिबर्टी स्टेट पे रहती है। इसीलिए जरूरी है कि जब ये नोटिस सर्व हो रहा हो तो इस नोटिस के कंटेंट्स, उसका कॉन्टेक्स्ट व्यक्ति तक एक्चुअली पहुंचा है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि देखिए, व्हेन वी
आर टॉकिंग अबाउट सच नोटिसेस, जरूरी है कि व्यक्ति के पास उस नोटिस के कंटेंट भी हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम डिलीवरी तो इंश्योर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अगर ईमेल भेजा है तो ईमेल तो पहुंचेगा ही, व्हाट्सएप का मैसेज भेजा है, डबल टिक हो गया है तो मैसेज भी डिलीवर्ड ही है, लेकिन हम उसकी the fact that it has come to the notice of that person is something that we cannot ensure, है ना। व्हाट्सएप का मैसेज डिलीवर तो हो गया है, बट कैन वी मेक श्योर कि वो रीड भी किया जा चुका है? ईमेल पहुंच जाएगा 100%, अनलेस देयर इज अ प्रॉब्लमैटिक इंटरनेट कनेक्शन, ईमेल तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन क्या हम इस बात का गारंटी ले सकते हैं कि वो ईमेल खोल के भी देखा जाएगा? अब देखो, व्हाट्सएप मैसेजेस अनरेड रह जाते हैं, ईमेल्स भी बहुत सारे स्पैम में चले जाते हैं, हर व्यक्ति हर ईमेल को खोल के नहीं देखता, प्लस हो सकता है वो उसका एक ऑफिशियल ईमेल एड्रेस ना हो जो पुलिस के पास हो। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिकली सर्व किया गया नोटिस अंडर सेक्शन 35 माइट नॉट कम अंडर द नोटिस ऑफ द पर्सन बीइंग सर्व्ड, और अगर वो उस नोटिस को बिना इंफॉर्मेशन के या बिना उसके कंटेंट्स को रीड किए, अपनी इंफॉर्मेशन के लैक में, इग्नोरेंस की वजह से सर्व नहीं कर पा कंप्लाई नहीं कर पाता है, तो आर्टिकल 21 सीधा पिक्चर में आ जाता है, पुलिस ऑफिसर को उसको अरेस्ट करने की परमिशन मिल जाती है। अब there's a need to balance this. So the problem is कि स्टेट ऑफ हरियाणा कह रही है कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिकली सर्व करने दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकली सर्व हम नहीं करने दे सकते, क्योंकि वो नोटिस जो है वो लिबर्टी को सीधा कर्टेल करने की पोटेंशियल रखता है, और इस तरह के पोटेंशियल को हम इतना लाइटली नहीं ले सकते। देयर आर सम सेफगार्ड्स दैट वी नीड टू मेक श्योर एवरी पर्सन हैज। अब इन्होंने क्या किया था कि सेक्शन 35 का नोटिस आप वैसे ही सर्व करेंगे जैसे सेक्शन 41A सीआरपीसी में दे रखा था, विच रिक्वायर्स फॉर अ प्रॉपर पेपर सर्विंग, जहां पे कोर्ट का ऑफिसर या पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर घर जाएगा, नोटिस देगा, सर्व करेगा, पढ़वाएगा और फिर आएगा, ठीक है। तो दिस वाज द एक्चुअल प्रोसेस, लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमें ईमेल भेजने दीजिए। सत्येंद्र जी के साथ भी यही हुआ था, व्हाट्सएप पे भेज दिया था, सत्येंद्र जी ने उतना सीरियसली नहीं लिया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये वहां से मुद्दा शुरू हुआ कि क्या सेक्शन 35 के नोटिस को इलेक्ट्रॉनिकली सर्व किया जा सकता है। अब देखो, पॉइंट जो है वो ये नोट करने वाला है कि बीएनएसएस इज अ न्यू लॉ, ठीक है, और उसे इलेक्ट्रॉनिकली साउंड बनाया गया है, इट हैज बीन मॉडिफाइड, इट हैज रिप्लेस्ड दैट कॉलोनियल लॉ फॉर अ रीजन, and the reason was that the law was colonial and archaic। वो पुराना लॉ था जो आज की मॉडर्नाइज्ड कंडीशंस के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, तो हमने एक नया लॉ बनाया जो इस डिजिटल एज को केटर कर सके, उसके साथ फिट हो सके, और उसमें हमने वो सब कुछ ऐड किया है जो कि जरूरी था। सेक्शन 35 में इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऐड नहीं की गई, क्यों? लेजिस्लेचर का इंटेंट ही नहीं था कि इस तरह के नोटिस को इलेक्ट्रॉनिकली सर्व किया जाए। आप इसकी गंभीरता को समझिए, आप इसकी इंटेंट को समझिए, आप इसके स्कोप को और इसके पोटेंशियल को समझिए। इसके पोटेंशियल, स्कोप, इसकी गंभीरता को समझते हुए इसको व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भेज देना एक बहुत रेकलेस बिहेवियर है। एक व्यक्ति की लिबर्टी को बहुत इजीली कर्टेल करने की पावर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को दे सकता है, जो हम नहीं अलाउ करेंगे। देयर इज अ रीजन व्हाई इट वाज नॉट एक्सप्लिसिटली इंट्रोड्यूस्ड। सेक्शन 64 क्लॉज 2 जो कि कोर्ट समन्स में के लिए प्रोवाइड करता है, सेक्शन 71 जो कि विटनेस समन्स के लिए प्रोवाइड करता है, सेक्शन 530 विच प्रोवाइड्स फॉर डिजिटल प्रोसीडिंग्स, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक सर्विंग अलाउड है कि समन्स को इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जा सकता है, व्हाट्सएप के वाया ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे भेजा जा सकता है। लेकिन सेक्शन 35 में ही हम इसे क्यों ओमिट कर गए? भाई, क्या वो भूल गए कि सेक्शन 35 का नोटिस भी इलेक्ट्रॉनिकली सर्व किया जा सकता है, या फिर वो भूल गए उस सेक्शन को लिखते वक्त कि हम तो डिजिटलाइज्ड एज में है, व्हाट्सएप और ईमेल जैसी भी चीजें? ऑफ कोर्स नहीं। जब पूरे लॉ में इस बात को ध्यान रखा गया, पूरे लॉ को चेंज कर दिया गया इस अकेले, नॉट जस्ट दिस बट दिस वाज अ सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी हैड टू रिप्लेस द ओल्ड लॉ, राइट? इट डिड नॉट एडजस्ट विद द मॉडर्न वर्ल्ड। तो जब मॉडर्नाइज कर ही रहे हैं लॉ को, तो सेक्शन 35 को पुरानी तरीके से ही क्यों कोडिफाई करेंगे? वही पुराने सेक्शन को क्यों ले आएंगे? बिकॉज दैट पुराना सेक्शन एक्चुअली वर्क, देयर वाज अ रीजन व्हाई इट वाज नेवर अमेंडेड, देयर इज अ रीजन व्हाई इवन द न्यू लॉ हैज नॉट बीन मेड इलेक्ट्रॉनिकली अपडेटेड कि भाई आप व्हाट्सएप से व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में बुला लीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। नो,
You're talking about investigation, you're talking about a criminal offense, you're talking about a suspicion where you think a person has committed an offense. These things are not to be taken lightly, and that is precisely why we issued that order, और उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता. सेक्शन 35 के नोटिस को इलेक्ट्रॉनिकली सर्व नहीं किया जाएगा. ये लेजिस्लेटिव इंटेंट ही नहीं थी. ठीक है. कोर्ट इशूड समन्स जो होते हैं वो जुडिशियल एक्ट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू सर्व किए जा सकते हैं. लेकिन पुलिस इशूड नोटिस जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव एक्ट्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिकली सर्व नहीं किया जा सकता. जो जुडिशरी जो प्रोसेस फॉलो करती है उसी प्रोसेस को एग्जीक्यूटिव फॉलो नहीं कर सकता. दिस वाज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट वाज गिवन बाय स्टेट ऑफ हरियाणा कि भाई आप समन्स को भी तो इलेक्ट्रॉनिकली सर्व करवा रहे हैं, है ना. आप कोर्ट के समन्स हो गए, विटनेस के समन्स हो गए, सब आप इलेक्ट्रॉनिकली सर्व करवा तो रहे हैं, तो ये भी तो समन जैसा ही, दिस हैज एन इफेक्ट ऑफ अ समन. तो आप हमें भी परमिशन दीजिए कि हम भी उसको इलेक्ट्रॉनिकली सर्व कर सकें. तो कोर्ट ने कहा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हैं. प्रोसीजर में जुडिशियल फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को क्लियरली डिस्टिंग्विश किया गया है. जो काम जुडिशरी करती है वो एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता, और जो काम एग्जीक्यूटिव कर रहा है वो जुडिशरी नहीं करती. प्रोसीजर ही अगर डिफरेंट बनाया गया है तो किसी वजह से बनाया गया. यू कैन नॉट क्लेम आवर पावर्स, आवर प्रोसीजर एंड देन यूज इट एंड देन जस्टिफाई इट, स्पेशली व्हेन इट वाज नॉट मेड फॉर यू. ठीक है. आर्टिकल 21 हैज टू प्रिवेल एट एनी कॉस्ट. The right to liberty under Article 21 cannot be subjected to an informal WhatsApp message. You cannot text a person and expect him to read it and then come to you for interrogation, investigation. इलेक्ट्रॉनिक सर्विस को सेक्शन 35 में इंक्लूड करना मतलब आप लॉ से ऊपर जा रहे हैं. यू आर डूइंग व्हाट लॉ डज नॉट टेल यू टू डू. यू आर गोइंग बियॉन्ड द लॉ, एंड इट इज अ वायलेशन ऑफ अ पर्पस and it is a violation of a purposive interpretation. There's a reason why the legislature made that law in that way. So you do not do what the legislature intent. बहुत गलतियां हो रही हैं. आप वही करेंगे जो कानून आपसे करने के लिए कह रहा है. कानून ने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है, उसी को फॉलो कीजिए. अगर उसके परे आप जाके लॉ को अपने हिसाब से फॉलो करने लगते हैं तो वो एक इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इट इज समथिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ, है ना. रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है ये सब. एंड दिस वाज द वर्डिक्ट. सो मॉडिफिकेशन वाज कंप्लीटली डिनाइड. व्हाट्सएप ईमेल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ सर्विस फॉर नोटिसेस गिवन अंडर सेक्शन 35. फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड मोड्स जो दे रखे हैं लॉ में वही वैलिड है, उन्हीं को फॉलो किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है. ठीक है. इस पे पूरा लॉन्ग आंसर आता है. जब आप सेक्शन 35 पे लिखते हैं लॉन्ग आंसर तो इस नोटिस को भी आप मेंशन करेंगे. इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हेन अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट. ऑफ कोर्स इट आल्सो नीड्स टू कंटेन व्हाट ऑल अदर प्रोविजंस आर देयर, है ना. उसका पूरा एक होलसम इंटरप्रिटेशन होता है, पूरा सेक्शन समझाया जाता है. अगर सेक्शन का के ऊपर एक लॉन्ग आंसर है तो यू नीड टू मेक श्योर कि सारे क्लॉजेस को अच्छे से समझाया गया, उसी से आंसर कॉम्प्रिहेंसिव बनता है और उसी में अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं. आप इस केस को इंक्लूड कीजिए, बहुत बढ़िया केस है, बिल्कुल फिट हो जाएगा, आपका आंसर बढ़िया दिखेगा, है ना. अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे. चलिए अब नेक्स्ट केस पर आ जाते हैं जो कि है राइट टू रोड सेफ्टी. अब ये जो केस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है. सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पे चला गया. ऐसा होता है कई बार केस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होती है वो नहीं होती है ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन कोर्ट फिर भी एक प्रिंसिपल को ले डाउन करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए और कंपनीज को, स्टेट ओन कॉर्पोरेशंस को, स्टेट को खुद को एक कॉशन प्रोवाइड करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स याद दिलाने के लिए कई बार ऐसा कर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के साथ एक बड़ा ही आम केस वो लोग प्रोनाउंस करते हैं. तो ये उसी तरह का एक एग्जाम्पल है. इसे आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ा रही हूं और आप समझ के आप खुद समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप इसे मेंस में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. वैसे किया जा सकता है, राइट टू रोड सेफ्टी पर है. यू डोंट हैव टू कोट द फैक्ट्स नेसेसरीली, दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट द लेटेस्ट interpretation that right to road safety is in fact a part of Article 21 is quite interesting, so you can use this case for that. अब 2012 में उमरी प्रतापपुर टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड विच इज अ प्राइवेट कंपनी एमपीआरडीसी के साथ एक कंसेशन अग्रीमेंट में आती है. एमपीआरडीसी इज मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ठीक है. ये एक स्टेट ओन्ड एंटिटी है और एक रोड बना रहे थे उमरी पूप और प्रतापपुर कनेक्ट करती हुई.
अब प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर किया गया था बीओटी मॉडल पे, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, टोल कलेक्शन एन्युटी पेमेंट्स के साथ, जिनकी वैल्यू निकल कर आई थी 73 करोड़। इनिशियली कंपनी ने सिक्योरिटी दे दी, काम शुरू हो गया, कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए। कैसे? एमपीआरडीसी ने एक नया इंजीनियर अपॉइंट किया, नया इंजीनियर आया, उसने पुराने काम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, इनको वापस से शुरू करना पड़ा, जिसमें सिग्निफिकेंट टाइम, रिसोर्सेज सब कुछ चला गया। ठीक है, कॉस्ट जो थी वो बढ़ गई, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ के 99 करोड़ पे आ गई। फिर उन्होंने क्लेम्स फाइल किए, क्लेम्स में बहुत सारी चीजें थी, जैसे एडिशनल वर्क हुआ, डिले हो गया, टोल रेवेन्यू लूज हो गया, आइडलिंग चार्जेस, फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सबको कुल मिला के इन लोगों ने 280 करोड़ का लॉस इस एंटिटी के सामने क्लेम कर दिया। एंटिटी ने लगभग सारे ही क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए। ओके, तो इन लोगों ने क्या किया कि ये एमपी आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में चले गए। दे वेंट टू एमपी आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल। अब आर्बिट्रेशन में केस पेंडिंग है, राइट? And simultaneously what they do is they invoke the arbitration clause in that concession agreement and they go to International Center for Alternative Dispute Resolution, which is ICADR in New Delhi, National Arbitration Act में। एमपीआरडीसी ने इस पैरेलल आर्बिट्रेशन को ऑब्जेक्ट किया, कहा कि भाई एमपी स्पेशल स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं वो एमपी में ही जाते हैं, मतलब स्टेट आर्बिट्रेशन यूनिट हैंडल करता है डिस्पाइट एनीथिंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट सेज। प्राइवेट कंपनी ने इस बात पे एमपी स्टेट में जो आर्बिट्रेशन चल रहा था उसको विड्रॉ कर लिया, कोई बात नहीं, वहीं पे करेंगे। अब एमपी हाई कोर्ट चला गया, दे फाइल्ड अ रिट पिटिशन इन हाई कोर्ट कि भाई इस प्राइवेट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को आप रोक दीजिए, दे आर गोइंग बियॉन्ड व्हाट द लॉ सेज, right? And we are supposed, or the MP state tribunal has jurisdiction and they're going for private arbitration in New Delhi. हाई कोर्ट ने एमपीआरडीसी का साथ दिया और प्राइवेट आर्बिट्रेशन को कॉश कर दिया, लीडिंग टू करंट सुप्रीम कोर्ट अपील। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि रोड डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जो है फंडामेंटली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट टू सेफ, वेल मेंटेन्ड, मोटरेबल रोड्स इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रोड्स को मेंटेन किया जाए, डेवलप किया जाए, क्योंकि रोड्स डायरेक्टली उनके कंट्रोल में आती हैं। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि रिट पिटिशंस कैन बी मेंटेन्ड अगेंस्ट प्राइवेट एंटिटीज व्हेन दे परफॉर्म पब्लिक फंक्शंस। अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई आप रिट में क्यों जा रहे हैं, गोइंग तो रिट इज प्राइमरीली फॉर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैज अ वर्टिकल एप्लीकेशन, तो and this is a private company, so there were many issues कि we are not state, you cannot invoke writ jurisdiction, so this was all about it, इसीलिए constitutional angle आ गया। ठीक है, तो क्यों आप जो कर रहे हैं, it is a public function, we can definitely go for it, है ना, बिल्कुल पब्लिक फंक्शन है, आप पब्लिक फंक्शन कर अगर रहे हैं तो आप स्टेट की कैटेगरी में इनडायरेक्टली आ ही जाते हैं। Contract for laying of a state highway road when assigned by a corporation owned and run by government assumes the character of public function. ये character public function है, even if performed by a private party, and would satisfy the functionality test to sustain the writ petition. Article 12 में जो दिया गया है, ठीक है, दिया नहीं गया है मतलब इंटरप्रिटेशन से निकाला गया है। कोर्ट ने ये भी रिफर्म किया कि स्टेट लेजिस्लेशन ने स्पेशल ट्राइब्यूनल्स को क्रिएट किया है जो कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स को हैंडल करते हैं और इनके पास पावर है इन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने की, एंड दे प्रिवेल, राइट, दे प्रिवेल ओवर एवरीथिंग नो मैटर व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट सेज। इट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर जनरल आर्बिट्रेशन लॉज, नोटिंग द 1983 एक्ट बीइंग अ स्पेशल लॉ हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट एंड मैंडेट दैट dispute arising out of such work contracts must be adjudicated exclusively by MP arbitration tribunal। ठीक है, कोर्ट ने पैरेलल रेमेडीज को परसू करने की प्रैक्टिस को डेप्रिकेट किया, ये ऑब्जर्व करते हुए कि एप्लीकेंट का कंडक्ट जो था पेटिशन को विड्रॉ करने का बिफोर द मध्य प्रदेश आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल without seeking liberty to re-agitate the claims and simultaneously initiating proceedings under the 1996 Act constitutes forum shopping। ये forum shopping है जिसे procedural law बिल्कुल अलाउ नहीं करता। ये conduct जो है it is aimed at circumventing the statutory mechanism and reviving abandoned claims is tainted with malefides, कि वो claims जो already reject हो गए हैं, जिनको आपको लगता है कि वो
आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन उन इसीलिए आपने एक दूसरा फ्रेश आर्बिट्रेशन पैरेलल जो मैकेनिज्म है उसे इन्वोक किया है, ताकि वो उन रिजेक्टेड क्लेम्स को भी आप फ्रेश डिमांड कर सकें। ये मैलिफाइड इंटेंशन शो करता है। कोर्ट ने होल्ड किया कि प्राइवेट अग्रीमेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। ओके, कोर्ट ने ये भी नोट किया कि एपेलेंट का जो क्लेम था वो टाइम बार्ड था। द appellant's claim which arise from events dating back to 2013-15 are also barred by limitation as per section 43 of the act. The belated invocation of arbitration and its continuance is thus clearly time barred and legally unsustainable. तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही से वो पैरेलल आर्बिट्रेशन कॉश कर दिया गया। ठीक है, अब आर्टिकल 21 का क्या स्कोप है ये मुझे आपको बताने की तो जरूरत है नहीं। आर्टिकल 21 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्रेड राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, राइट टू रोड सेफ्टी में आप इस केस को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट केस है, इट्स व्हाट 2-3 days old, right? So you should mention it in your road. Right to well maintained, developed motor, not motorized, but जिन पे मोटर्स आराम से चल सके, ये फंडामेंटल राइट है, गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। ओके, अब आते हैं हम अपने अगले केस के पास, विच इज फेडरेशन ऑफ लेप्रोसी ऑर्गेनाइजेशन फोलो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी केस जो है ये बहुत ही एक्चुअली सैड है इफ यू थिंक अबाउट इट। अभी केस जो है वो काफी सैड है इफ यू थिंक अबाउट इट। पीआईएल फाइल किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने, फोलो फेडरेशन ऑफ लेप्रोसी ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने अर्ज किया सुप्रीम कोर्ट से कि लेप्रोसी से रिलेटेड जो पुराने कानून हैं, जो लेजिस्लेशंस हैं, उनको अमेंड किया जाए। अब हिस्टोरिकल प्रेजुडिस है, लेप्रोसी इज बेसिकली मिर्गी, तो इस बीमारी के साथ एक बहुत हिस्टोरिकल प्रेजुडिस है। शुरुआत में क्या होता था कि क्योंकि मिर्गी जो थी वो दिखने में थोड़ी अटपटी डरावनी सी लगती थी, सुपरस्टिशंस, रिलीजन, लोगों का इग्नोरेंस, शिक्षा की कमी, अवेयरनेस की कमी, बहुत सारे अजीब तरह के वो सोसाइटल कंडक्ट को इनकरेज करती थी। तो लोग डरते थे भूतों से और सुपरस्टिशन से, आत्माओं से, और पता नहीं किन सारी उल्टी सीधी चीजों से उस बीमारी को जोड़ दिया करते थे। अब भाई शिक्षा की कमी तो पूरी दुनिया में थी, तो लेप्रोसी वाज नॉट जस्ट एन इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन प्रॉब्लम, इट वाज अ वर्ल्ड प्रॉब्लम, राइट। 1898 में एक इंडियन लेपर्स एक्ट आया विच वाज अ सेग्रीगेशन लॉ। तो इस तरह के बहुत सारे सेग्रीगेशन लॉज थे जो कि इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को समाज से अलग कर देते थे, क्योंकि भाई इलाज नहीं था और पता नहीं था, और सबको लगता था कि लेप्रोसी जो है वो क्योर भी नहीं की जा सकती और कंटेजियस भी है, छू के लग जाती है। तो यही सब जो अवेयरनेस की जो कमी है, इसकी वजह से ये सेग्रीगेशन डिस्क्रिमिनेटरी लॉज आए। अब 1898 का लॉ क्या करता था कि इन लोगों को बिना ट्रायल और वारंट के अरेस्ट करने की पावर देता था, इनको फोर्सफुली असाइलम में बंद कर देता था। प्लस जैसे ही एक व्यक्ति की लेप्रोसी सामने आती थी, उसके वोटिंग राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स सब छीन लिए जाते थे। मतलब उसको उस डर की वजह से, फियर ऑफ द अननोन होता है ना, उसकी वजह से लॉज जो थे वो बहुत हार्श थे, और लॉज बनाने वाले तो बहुत ज्यादा हार्श थे। अब 1979 के आसपास डब्ल्यूएचओ ने एक एमडीटी चलाया, मल्टी ड्रग थेरेपी, जिससे लेप्रोसी पूरी तरह से क्योरेबल हो गया एट ऑल स्टेजेस। ठीक है, लेप्रोसी किसी भी स्टेज पे है, एडवांस्ड, बिगिनर, बीच में, कहीं पे भी, कैसा भी है, उसे पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता था उस पूरी की पूरी थेरेपी से। 1981 के बाद वो एमडीटी जो थेरेपी थी वो इंडिया में वाइडली यूज होने लगी। लेप्रोसी जो इनक्योरेबल और कॉन्टेजियस मानी जाती थी वो 100% क्योरेबल हो गई, और ये भी पता चल गया कि भाई कॉन्टेजियस वो नहीं है, छूने से नहीं फैलती। 1898 का तो लॉ रिपील हो गया था जब हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन अभी भी 100 से ऊपर सेंट्रल लॉज और 145 से ऊपर स्टेट लॉज हैं जो लेप्रोसी को एक बहुत डिस्क्रिमिनेटरी वे में ट्रीट करते हैं। द पीपल हु स्टिल सफर विद दिस problem are treated, they're extremely discriminated because of the existence of these laws। और इसका सबसे कॉमन यूजुअल एग्जाम्पल जो था वो था हिंदू मैरिज एक्ट का, जहां पे लेप्रोसी को डिवोर्स का ग्राउंड बनाया हुआ था। हालांकि 2019 में जब पर्सनल लॉज अमेंड किए गए तो उस ग्राउंड को हटा दिया गया, बट द फैक्ट इज दैट इट वाज देयर। अब इस पूरी पीआईएल से जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो यही सीख कर रही है कि जो डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस और
अनअवेयरनेस, इग्नोरेंस आपने इन लॉज के माध्यम से अभी भी समाज में जीवित रख रखी है, उसे हटाइए। लेप्रेसी कॉन्टेजियस नहीं है, लेप्रेसी फुली क्योरेबल है, एंड इट इज नॉट समथिंग दैट वन नीड्स टू बी स्कैर्ड ऑफ एनी मोर। ठीक है, उस समय तो हमें पता नहीं था, मेडिसिन नहीं थी, साइंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जो भी था सब तंत्र मंत्र और बेकार की चीजें थी। लेकिन अब हम डेवलप हो चुके हैं, वी आर एट इन अ मॉडर्न वर्ल्ड वेयर वी अंडरस्टैंड व्हाई व्हाट हैपेंस, सो देयर इज नथिंग अननोन, देयर शुडंट बी एनी फियर एनीमोर। अब यही वो पीआईएल का ऑब्जेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट ने जब पीआईएल को पढ़ा तो देखो ये बहुत जेन्युइन कंसर्न है, इट वाज एक्चुअली क्वाइट डिस्टर्बिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट इस चीज को नोट भी किया कि इट इज वेरी embarrassing for us to admit कि laws like these still exist, right? It there's a, they were visibly disturbed, you can watch it। अब जजमेंट आप पढ़ेंगे तो जजमेंट में वो जो डिस्टर्बेंस है, वो एम्बेरसमेंट जो है वो इतना विविड है कि जैसे जुडिशरी खुद ही शर्मिंदा है कि इस तरह के लॉज अभी भी जीवित हैं। डीले का कोई एक्सक्यूज नहीं है, द फैक्ट दैट द लॉज आर स्टिल सबसिस्टिंग हैज नो एक्सक्यूज व्हाट्सएवर। उन लॉज को क्यों नहीं चेंज किया गया, उन्हें क्यों नहीं हटाया गया है? आप प्रोसीजरल एक्सक्यूजेस के पीछे नहीं छुप सकते कि जी असेंबली नहीं थी, पार्लियामेंट सेशन में नहीं था। अगर आपको अपने मतलब का कोई लॉ बनाना होता है तो आप एग्जीक्यूटिवली उसे एनफोर्स कर देते हैं, ऑर्डिनेंस ले आते हैं, बट दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ऑन योर एजेंडा। इसको करना या इसको एनफोर्स करना आपके लिए जरूरत ही नहीं है, आपके लिए जरूरी ही नहीं। इसीलिए सालों से ये लॉज चलते चले आ रहे हैं, एंड यू हैव नेवर इवन वंस ट्राई टू चेंज देम। ये जो नॉन कंप्लायंस है ये अनएक्सेप्टेबल है। स्टेट्स में एक कमेटी फॉर्म की गई थी जिससे कहा गया था कि भाई इन डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को आप हटाइए, जो प्री कॉलोनियल हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंस हैं, एनीथिंग दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी यू लुक फॉर इट, डोंट wait for a person appearing before the court and seeking a relief कि सर ये जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। दिस इज योर जॉब। ठीक है, अब कई बार जो लोग होते हैं वो समझते नहीं है कि भाई फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जा सकता है, लॉ में जो भी कुछ है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, बट द मेजोरिटी ऑफ आवर कंट्री इज स्टिल नॉट देयर। जो राइट्स को समझें, अधिकारों को समझें, कोर्ट कचहरी के मैकेनिज्म्स को ऐसे समझें कि भाई हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। नॉट एवरीबडी इज देयर, है ना, और उन्हीं लोगों पर ये लॉ सब्जेक्ट हो रहे हैं। तो एक व्यक्ति जब तक शिकायत लेकर नहीं आएगा तब तक उस लॉ को हम नहीं समझ पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो ये आपका काम है, आपकी आपकी स्टेट का लॉ है, आपकी देश का लॉ है, आप उसे समझिए, आप अपनी कमिटीज को बिठाइए और सारे के सारे जो लॉज हैं जिनमें लेप्रेसी जैसे इसी तरह के कुछ ग्राउंड्स और सेग्रीगेटिंग एलिमेंट्स हैं जो कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें हटाइए, उन्हें चेंज कीजिए। ठीक है, अल्टीमेटम दिया गया है 2 हफ्ते का, 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। चीफ सेक्रेटरीज को एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा गया है कि आप स्टेटस रिपोर्ट फाइल कीजिए। द फैक्ट दैट यू हैव चेंज्ड द लॉज हैज टू हैपन विद इन दीज 2 वीक्स। यू डिड नॉट चेंज देम इन 70 years, यू वोंट चेंज देम नाउ ऑल्सो। और आपके पास कितना भी टाइम दो वो कम है, 2 हफ्ते हैं आपके पास। सिविल कंटेम्प्ट एक्सप्रेसली ऐड किया गया है कि अगर आपने इस ऑर्डर को नहीं माना तो सिविल कंटेम्प्ट हो जाएगा, बहुत एक्सेसिव कॉस्ट्स के साथ। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का बहुत बड़ा रोल है। उनको भी कहा गया है कि भाई आप अपनी इंडिपेंडेंट फाइंडिंग्स को सबमिट कीजिए। अगर कोई ऐसा लॉ है जो स्टेट से छूट जाता है तो आप हमें बताइए कि कौन सा ह्यूमन राइट वायलेटिव अभी भी लॉ एग्जिस्ट कर रहा है हमारे देश में, स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, एंड वील मेक श्योर दैट वी गेट इट रिमूव्ड और गेट इट अमेंडेड। NHRC was seen as a, what should we say, an important constitution conscience keeper in this entire case। तो ये केस मेंस के पर्सपेक्टिव से कितना जरूरी है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके दिमाग को खोलने के लिए और ये सेग्रीगेशन जो हमारे देश में अभी प्रैक्टिस किया जाता है उसको लेकर एक थॉट प्रोसेस देने के लिए मैंने आपको पढ़ाया है। आप आर्टिकल 14 में मेंशन कर सकते हैं चाहे हैं तो। जुडिशियल एक्टिविज्म, डायनामिज्म पे इस तरह के केसेस बड़े अच्छे से ऐड हो जाते हैं, है ना। ऐसे डायरेक्टली तो उसको क्या ही आप ऐड करेंगे। डिवोर्स में भी आप इसको, मतलब डिवोर्स में द फैक्ट दैट लेप्रोसी इज नॉट नो मोर अ ग्राउंड। वैसे तो अगर आप डिवोर्स में आंसर लिख रहे हैं तो डिवोर्स पे मतलब लेप्रोसी को क्यों ही ऐड करेंगे। सो जुडिशियल एक्टिविज्म, डायनामिज्म, ये सब दिस केस वुड ब्यूटिफुली फिट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो ये थे आज के केसेस, अच्छे केसेस हैं, इनको नोट कीजिए, समझिए। अगर कोई और डाउट है आपको इन केसेस से रिलेटेड या और किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
कमेंट में लिख के बताइए, वी शैल डेफिनेटली एड्रेस दैट डाउट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।